चलिए, गुड इवनिंग। हम लोग आज क्लास 10th के एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों का जो है बउआ, शॉर्ट्स प्रश्न का एक सीरीज लेकर के हम आए। इसमें जो अभी हम बता रहे हैं ना, ये लगभग आपको 25 से 30 हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बताएंगे। उससे बाहर आपको पढ़ना नहीं है, बस उसी क्वेश्चन को बार बार पढ़ना। बात समझ में गए कि नहीं समझ गए? लगभग 25 से 30 शॉर्ट प्रश्न बताएंगे और 10 से 12 लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। उसको यदि आप देख लीजिएगा, उसका एग्जाम में प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता जो है पूछने का ज्यादा रहता है, संभावना ज्यादा रहता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? जिसमें से आज हम पहला क्वेश्चन आप लोगों को कराने जा रहे हैं। हम एक एक क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करेंगे, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस आप जुड़ते जाएं और अगल बगल के लोगों को जोड़ते जाएं, है ना। अपना समाज बड़ा होगा धीरे धीरे, है ना। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? ये भी हम लोगों का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। किसका देखने जा रहे हैं? इको का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यह क्लास 10th का है ना। किस क्लास का है बउआ? तो क्लास 10th का है। शॉर्ट्स प्रश्न देखेंगे, समझ गए ना, जो कि आप पढ़े होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, ये तो लघु उत्तरीय है। पहला आज का क्वेश्चन क्या है बउआ? क्वेश्चन कहता है आय से आप क्या समझते हैं। तो अपना भाषा में सबसे पहले हमको आय को समझना है। आखिर आय होता क्या है? आय आपका इनकम है। आपके पिताजी 10,000 महीना कमाते हैं तो आपके घर का आय हो गया। आपके पिताजी 20,000 महीना कमा रहे हैं तो आपके घर का आय हो गया। आपके पिताजी 30,000 महीना कमा रहे हैं तो आपके घर का क्या हो गया? आय हो गया। समझ गए? और एक शब्द होता है व्यय। व्यय क्या है? तो आपका घर का 30,000 यदि इनकम है, उसमें से 15-20,000 मेंटेनेंस में खर्चा हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं व्यय। आय क्या हो गया? जितना कमाए वो आय हो गया, और जितना गया यानी खर्च हुआ उसको व्यय कहते हैं। अब हम लोग परिभाषा के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं? कहता है जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है तो उस व्यक्ति को उस कार्य के बदले मिलने वाला पारिश्रमिक आय कहलाता है। जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक कार्य करता है तो उसके बदले में जो उसको मजदूरी या पारिश्रमिक मिलता है, उसी को हम लोग आय कहते हैं। अब अच्छे से समझिएगा, यदि हम पढ़ा रहे हैं ना तो हम मानसिक कार्य करते हैं, इसके बदले में जो विद्यार्थी हमको पैसा देता है ना, वही मेरा आय। ये मेरा माइंडलिटी यानी मानसिक कार्य हो गया। लेकिन जब एक मजदूर कुदाल चलाता है ना, वहां पे उसका दिमाग नहीं लगता है, उसका देह यानी शारीरिक कार्य होता है। तो शारीरिक कार्य में उसको हम लोग किस कैटेगरी में दे देंगे? शारीरिक कार्य में। और मेरे कार्य को किस कार्य में रख देंगे? मानसिक कार्य में। तो कार्य दो प्रकार का, एक शारीरिक एक मानसिक। लेकिन कार्य के बदले में जो कुछ मिलता है ना, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? आय कह देते हैं। शायद आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। क्या कहता है? जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है तो उस व्यक्ति को उस कार्य के बदले मिलने वाला पारिश्रमिक आय कहलाता है। जैसे शिक्षक को जो मंथली मिला, उसको हम लोग क्या कहेंगे बउआ? आय कहेंगे कि नहीं कहेंगे? चलिए एक और इसका परिभाषा है, या में एक और परिभाषा को देखते हैं। कहता आय एक मापदंड है जिसके आधार पर किसी देश की आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। जैसे देखो, मजदूरी, वेतन, लगान आदि, ये सब जो है इनकम जो है हम लोग प्राप्त करते हैं। मजदूरी, जो मजदूर किया तो मजदूरी हो गया। वेतन, टीचर का जो सैलरी है वेतन हो गया। जो कुछ पूंजी लगा दिया उसका जो है लगान हो गया। तो क्या कहता है? अब इसी से हमारे देश का अर्थव्यवस्था का आकलन किया जाता है। हमारे देश का औकात क्या है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जितना आय बढ़ते जाएगा, आय कैसे बढ़ेगा? तो जितना हम लोग काम करेंगे उतना आय बढ़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं समझ गए? फिर से समझिएगा, आय क्या है एक बार परिभाषा देख लीजिए। जब कोई व्यक्ति, क्या बोलेंगे? जब कोई व्यक्ति, बढ़िया से समझिए, जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है तो उसके बदले मिलने वाला पारिश्रमिक क्या कहलाता है? आय कहलाता है। जैसे शिक्षक के लिए वेतन, जैसे शिक्षक के लिए वेतन, मजदूर के लिए मजदूरी, मजदूर के लिए मजदूरी। कार्य दो प्रकार के हो गए, एक शारीरिक कार्य जिसमें मस्तिष्क का उपयोग होता है, एक मानसिक कार्य जिसमें हम लोगों का दिमाग का उपयोग होता है, शारीरिक कार्य जिसमें हमारा शरीर खटता है, जैसे रिक्शा वाला का देह खटता ना कि दिमाग।
इंजीनियर का दिमाग खटता न कि देह खटता। समझ में आ गया? एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा, है ना? सब आदमी को बता दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? हम लोग इससे पिछले बारे में देखे थे आखिर आय क्या होता है, और आय को हम लोग समझ गए थे, अच्छे से समझे थे। अब हम लोग समझते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या है, यानी कि एक व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम क्या है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो क्या कहता है प्रति व्यक्ति आय क्या है? जैसे कि अभी हम एक शिक्षक, आपके पिताजी हो सकते हैं डॉक्टर होंगे, या किसी के पिताजी मजदूर होंगे, या किसी के पिताजी सब्जी बेच रहे होंगे, तो सबका तो आय अलग अलग है ना। क्या हम जितना कमा रहे हैं डॉक्टर भी उतना कमा रहा है? क्या हम जितना कमा रहे हैं उतना सब्जी वाला भी कमा रहा है? क्या हम जितना कमा रहे इंजीनियर भी उतना कमा रहा है? नहीं कमा रहा है ना, सबका तो अलग अलग है ना। तो क्या है सबका आय? कैसे पता करता होगा हमारा देश का जो पूरा वहां पे जो बैठा हुआ लोग, कैसे पता चलता होगा प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो अब हम लोग इसमें जानने का प्रयास करेंगे। प्रति व्यक्ति क्या कहता है? किसी देश या राज्य के, क्या कहता है? किसी देश या राज्य के कुल आय में जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय। अब इसको समझिएगा बारीकी से। किसी देश या राज्य के, किसी देश या राज्य के कुल आय में जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब समझिएगा, मान लेते हैं भारत का जो है कुल आय, राष्ट्रीय आय जिसको कहते हो, 2 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख है। और भारत का जो है, भारत यानी देश का जो कुल जनसंख्या है वो 200 है। समझने के लिए हम आपको बताएं, भारत का कुल आय 2 लाख है, जबकि भारत की जनसंख्या 200 है, तो यहाँ का प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? तो सबसे पहले भारत का टोटल इनकम जमा कर दिया और यहाँ का जनसंख्या नीचे में लटका दिया, इससे इसको कटा दिया, कटा दिया नूनू, इससे इसको कटा दिया, 2 एकम 2, 1 2 3 0। कितना हो गया प्रति व्यक्ति आय नूनू रे? 1000। कितना हो गया नूनू रे? 1000। कोनो दिक्कत हुआ समझने में? एक क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं, ये निकल गया कि नहीं निकल गया? समझ गए ना? किसी देश या राज्य के, क्या कहता है? किसी देश या राज्य के कुल आय में, किसी देश या राज्य के कुल आय में जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर देश या राष्ट्र की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या। पता है नूनू, कोई तुम्हारा एक जरा सा नंबर मिस नहीं हो सकता है, बस यही स्टेप बना करके एक एग्जाम्पल मारोगे तो भी ठीक है, नहीं मारोगे तो सबसे गर्दा है, एकदम तुम्हारा 2 नंबर पॉकेट में धड़ाक से बंद हो जाएगा। कोनो दिक्कत हुआ समझने में? एक को जरा सा समझने में दिक्कत हुआ तो हमको जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिएगा, सर इस टॉपिक को थोड़ा सा और डील करते हैं बस। अब एक बात बताओ नूनू, सबका अर्थव्यवस्था अलग अलग होता है। किसी का आर्थिक व्यवस्था इतना डनमन रहता है, रात में खाता है सुबह नहीं खाता। भारत का गरीबी आपको नहीं पता है, अभी वर्तमान में 2 से 5 करोड़ लोग डेली रात में भूखे सो जाते हैं, डेली। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी इतना अच्छा है, समझ लीजिए 80 करोड़ लोग राशन लेने के लिए कोटा जाते हैं। हमको तो तब शर्म आ गया जब एक बार हम वहां पे खड़ा थे कोटा के सामने में, और एक आदमी क्या किया बउआ, 4 व्हीलर लगा करके वही 4 किलो जो राशन था वो लेने चले। अरे वो गरीब को दे रहा है सरकार, आपको थोड़ी दे रहा है। आपको क्या चीज का 4 व्हीलर तक कथी दिखाई देता है? आप जाते एकदम साइकिल लेकर। तो यहाँ का अर्थव्यवस्था जो है ना बउआ, सब रंग का है। 4 व्हीलर लगाकर कोटा का चावल लेने इस शोभा नहीं दे रहा है ना। कोटा का राशन सरकार उन गरीब लोगों को देने का प्रयास कर रहा है जो लोग उसके लायक है। आप उसके लायक नहीं, आप उससे बहुत ऊपर हैं, समझिए इस दायरे को। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है उसके परिवार का आर्थिक व्यवस्था। क्या कहता है? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था वह तंत्र या ढांचा है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। अर्थव्यवस्था का क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। अब एक बात बताइए, एक आदमी के परिवार में 5 आदमी है, 5 आदमी उसके संसाधन के रूप में
पांचों का उपयोग करके व्यक्ति पैसा कमा लिया, वही तो अर्थव्यवस्था का एकदम कंडीशन है। अब मान लेते हैं कोई आदमी को ट्रैक्टर है, वो अपना संसाधन है, उसका प्रयोग करके वो कुछ पैसा कमा लिया, यही तो अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या कहा? अर्थव्यवस्था किसी भी देश या राज्य का वह तंत्र या ढांचा है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, किसकी आवश्यकता के लिए? आज हम लोग अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए इतना नया नया चीज का आविष्कार कर दिए जो हमारे जीवन को तहस नहस कर दिया। एक मोबाइल आकर के हमारे समाज को इतना ज्यादा टॉर्चर किया, इस घड़ी को देख रहे हैं ना, खत्म कर दिया। टॉर्च को देख रहे हैं ना, खत्म कर दिया। गली का जो जितना खेल था वो सब खत्म कर दिया। दादी नानी का कहानी खत्म कर दिया। एक मोबाइल क्या क्या नहीं किया। आज भी हम लोग मोबाइल में मोबाइल, बच्चा को मोबाइल दे दीजिए, कब खाएगा नहीं खाएगा कुछ पता नहीं पता। तो क्या कहता है, अब इसको अच्छा से याद कर दीजिए और एग्जाम में बताइएगा। अर्थव्यवस्था का मतलब सीधा सीधा होता है आर्थिक व्यवस्था, जिसमें हम लोग अपने संसाधन का प्रयोग करके खुद की संतुष्टि चाहते हैं, खुद की संतुष्टि चाहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। बढ़िया से लास्ट देख लीजिए, किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था वह तंत्र या ढांचा है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। शायद आपको यह अच्छा से समझ में आ गया होगा। अच्छा से समझ गए ना? अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को देखने के लिए जाए। अब क्या कहता है, हम लोगों के पास इकोनॉमिक्स का 3 क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं ना। आप इस क्वेश्चन को जो करने के लिए आ रहे हैं ना, ये हम लोगों का चौथा क्वेश्चन है और हम आपको बता चुके हैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन हम इकोनॉमिक्स का कराएंगे, ठीक है, और लॉन्ग में 10 से 12 क्वेश्चन कराएंगे, वही क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार से हिस्ट्री का कराएंगे, इसी प्रकार से पॉलिटिकल का कराएंगे। इसलिए आप लोग जल्दी 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 जुड़ते चल जाइए और छोटे छोटे वीडियो आपको दे रहे हैं जिसमें आप भी भारी नहीं होइएगा और आपको समझने में भी भारी नहीं होगा। एकदम बैठे हैं घर में रहे, एकदम आराम से सुन रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? और आपको हम बोल बोल करके याद करा देंगे, लिखा हुआ तो है जो कि पीछे कुछ होना चाहिए ना, नहीं तो सर क्या बोल रहे हैं। चलिए आज हम लोगों का जो क्वेश्चन है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था। बउआ इससे पिछला वाला वीडियो में हम लोग देखे थे अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो हम लोग देखे थे हम लोग अपने संतुष्टि, मानवीय जीवन की संतुष्टि के लिए हम लोग जो अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं ना, उसी को अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के जो है ना 3 प्रकार होता है। एक तो सरकार के अंतर्गत रहता है, एक पूंजीवादी होता है जिसको आप प्राइवेट कहते हैं, और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, जहां पे ऐसी व्यवस्था जहां कुछ ऐसे अधिकार हो जो सरकार के पास हो, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हो जो प्राइवेट लोगों के पास भी हो। जैसे मेरा कोचिंग है तो ये मेरा प्राइवेट, तो ये कौन सा हो गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया। लेकिन स्कूल जो है ना, सरकारी स्कूल आपके घर के बगल में भी होगा, उस सरकार के अधीन। बात समझ में आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं आ गया? तो जहां पे ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे पूंजीवादी व्यवस्था भी हो और सरकारी व्यवस्था भी हो, उस व्यवस्था को हम लोग कौन सा व्यवस्था कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देख लेते हैं क्या कहता है परिभाषा। कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति यानी प्राइवेट व्यक्ति के पास होता हो। यह अर्थव्यवस्था वास्तव में पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ई क्वेश्चन को गांठ बांध लो, 2026 में पूछेगा ही पूछेगा, कोई नहीं काट सकता है। एक ऑब्जेक्टिव तो रहबे करेगा, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो आपको टिक करके आना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक बार हम इसको रिपीट करने जा रहे हैं, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, अच्छा एक बात बताओ, कोई देश जाओगे तो वहां सब चीज सरकारी है, कोई देश जाओगे तो जहां सब चीज प्राइवेट है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पे सरकारियों है और प्राइवेटो है। अधिकार सरकारी वाला से ज्यादा आज यदि पूरे भारत में शिक्षा कायम है तो प्राइवेट स्कूल कोचिंग के कारण कायम। और समझ जाइए, हर एक जगह का स्कूली शिक्षा जो है इसको बरकरार यदि कोई रखा है तो क्रिश्चियन धर्म रखा है। हर जगह जाकर के देखिएगा प्राइवेट स्कूल अकेले दम पे खड़ा करके रखा है, अकेले दम। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ जहां का मतलब व्यवस्था सरकार के पास भी हो और किसके पास हो, प्राइवेट व्यक्ति के पास भी हो, उस व्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे सरकारी भी चलेगा प्राइवेट भी चलेगा, इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए?
तो शायद यह भी क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब आज हम लोग इकोनॉमिक्स के 5वां क्वेश्चन को देखने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले 4 क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं ना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन यदि यहाँ में पूछेगा तो ज्योग्राफी में पूछ लेगा, है ना। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से देखिएगा, समझ गए ना। इस क्वेश्चन का नाम है सतत विकास। देखो बाबू, सतत विकास एक शब्द है, ये हम लोगों को एक चीज सिखाता है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं लेकिन भविष्य की चिंता नहीं कर रहे। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को भविष्य के बारे में भी सोचने के लिए कहता है कि आप यदि कोई चीज का उपयोग कर रहे हो ना, उसको एक मात्रात्मक उपयोग करो। मात्रात्मक का मतलब हो रहा है जितना आपको जरूरी है ना उतने करो। आज हम लोग जल का अनपथार उपयोग कर रहे हैं, क्या कल जल देख पाएगा मेरा भविष्य, इसके बारे में नहीं सोच पाते हैं। क्या हम दिल्ली की अवस्था को देख पाते हैं, नहीं देख पाते। यदि देखेंगे तो समझ में जल्दी आ जाएगा, लेकिन देखने को कोई चाहता नहीं। तो सतत विकास का मतलब होता है कोई चीज का अभी आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका सही से इस्तेमाल करो, भविष्य के लोगों के लिए भी थोड़ा सोच समझ, उसके लिए भी कुछ होना चाहिए। अब परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। कहता है सतत विकास का अर्थ ऐसे विकास से है जो टिकाऊ हो तथा जारी रह सके एवं वर्तमान पीढ़ी संसाधनों का उपयोग इस तरह से करे कि भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधनों का अभाव न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता कर पूरी की जाती हो, उसे सतत विकास कहा जाता है। नुनू ने इतना सुंदर से सजा करके लिख दिया ना, ए बाप रे बाप, कॉपी वाला जो चेक करेगा वो इतना खुश होगा, तुमको इतना नंबर देगा कोई तुमको नहीं कर सकता। बस इसी प्रकार से सजा करके लिख देना है ना। क्या लिख देना, समझ गए कि नहीं समझ गए। सतत विकास की अपने भाषा में एक बार और हम समझाते हैं। अभी तो हमको संसाधन का उपयोग करना है, लेकिन भविष्य में हमारा बाल बच्चा जो होगा, लिलीपुटियन सब जो होगा, वो लिलीपुटियन को भी दिक्कत ना हो, इस चीज सोच करके ही जो संसाधन का प्रयोग करेंगे, इसी विकास को कौन सा विकास कह देंगे हम लोग, सतत विकास कह देंगे। कोनो दिक्कत हुआ, एक को जरा सा दिक्कत हुआ, नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे से हम उसी क्वेश्चन को लेकर के आए। पहले हम लोग देख लेते हैं आखिर क्वेश्चन क्या है। क्लास 10th का इकोनॉमिक्स बता रहे हैं। इकोनॉमिक्स अच्छा से याद कर लो बुआ, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ना। कहता है आर्थिक नियोजन क्या है। क्या कहता है बुआ, आर्थिक नियोजन क्या है। क्या हमारा सरकार, हमारा परिवार को यह बात सोचना नहीं चाहिए हमारा अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा, हमारा अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगा। क्या फूस का घर है तो फूस का घर ही रहेगा जीवन भर, नहीं, उसको महल भी बनाना। कैसे महल बनाएंगे, उसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए हमको कुछ रूल बनाना पड़ेगा, उसमें हमको कुछ नियोजन की प्रणाली करनी पड़ेगी, उस पर बैठ करके विचार करना पड़ेगा, पूरे फैमिली को उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा घर महल बनेगा, अन्यथा महल बनना बहुत मुश्किल। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है आर्थिक नियोजन क्या है। कहता है आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है। क्या कहता है, आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकास की क्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। देश की देखो अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकास की क्रियाओं में, यदि विकास का क्रिया नहीं होगा ना तो संसाधन का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन के फलस्वरूप ही आर्थिक विकास हो रहा है। यदि आर्थिक नियोजन नहीं होगा ना तो आर्थिक विकास नहीं होगा, और आर्थिक विकास नहीं होगा तो देश समाप्त हो जाएगा। चला खत्म। इसके उद्देश्य प्रमुख रूप से विकास दर को बढ़ाना है, कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय स्थापित करना। यदि हमको आर्थिक नियोजन करना है तो क्या सब दिन सब कुछ चीनी से खरीदेंगे तो आर्थिक नियोजन, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, बोलने से बन जाएंगे। एगो भोलपीन खरीदने जाते हैं तो चाइनीज भोलपीन दीजिएगा, अपना कांटी पे विश्वास में है, चाइनीज कांटी दीजिएगा, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। कहां से बन जाएंगे भाई, उसके लिए अपने चीज को ओरिजिनल बनाना पड़ेगा, उस पर विश्वास जताना पड़ेगा। आज आत्मनिर्भर बन जाएंगे, खाली डुप्लीकेट सामान घर लेकर के आ जाएंगे। चीन हमारे घर घर में घुसा हुआ है, लोग को लगता है बोलने के लिए नेता भाषण दे देते, उसी से हो जाएगा। क्या नहीं हो सकता है। हम लोग चीन के बिना मुश्किल है हम लोगों का। कांटी खरीदने जाते हैं, लाज लगता है,
चाइनीज कांटी दीजिएगा भैया, अपने भारत में चाइनीज कांटी का नाम प्रचार कर, क्या बात। तो आर्थिक नियोजन तभी होगा, हाँ, और आर्थिक नियोजन से ही आर्थिक विकास हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। इसमें देश के संसाधनों का जितना प्रयोग करना है, लेकिन आर्थिक विकास के लिए देश हित में आपको करना पड़े। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय स्थापित करना। आत्मनिर्भर तो हम लोगों को बनना है, कैसे बनेंगे? डुप्लीकेट सामान बना करके नहीं, ओरिजिनल बना करके। बच्चा बच्चा से हम लोगों को एकदम पूरे ओरिजिनल चीज यदि हम लोगों का सरकार यदि उस पर फोकस कर दिया जाए, सब चीज ओरिजिनल हो जाएगा। करने जा रहे क्लास 10th वाले बच्चों, जल्दी जल्दी से तुम लोग हर आदमी को बता दो, चुपचाप कान में जा जा करके कह दो, सर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गए, इधर उधर का बात नहीं करना है। अब हम लोगों को एकदम 2026 में टॉपर बन करके दिखाना है। शायद रिजल्ट जब आएगा तब हम आपको दिखाएंगे क्योंकि हमारा बच्चा कहाँ है, आप कहाँ हैं। इसलिए आप जल्दी से जुड़ जाइए, लेट मत कीजिए। आज का क्वेश्चन है वस्तु विनिमय क्या है। आखिर इस क्वेश्चन को एक और तरीका से पूछा जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? क्या है वस्तु विनिमय प्रणाली? आज आप पैसा देते हो, सामान खरीदे तो इतना आसान था पहले क्या? बहुत मुश्किल था। हमारे पूर्वज बहुत संघर्ष किए हैं जी। आज हम लोग पट से फोन पे ये वो दिस दैट, क्या वही जमाना था क्या? हमारे पूर्वज का संघर्ष किया हुआ है, तब जाकर के आज हम पट से मारते हैं, पट से सब सामान मिल जाता है। हमारे पूर्वज को वस्तु रहते हुए भी कुछ नहीं मिल पाता था क्योंकि उस वस्तु की उपयोगिता दूसरे व्यक्ति को नहीं। क्या है वस्तु विनिमय प्रणाली? इसको अपने भाषा में पहले समझ लीजिए। जब कोई वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु का आदान प्रदान होता है, उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर, हम भुट्टा देते हैं, बर्फ लेते हैं। एग्जाम्पल फॉर, गांव सब में आप समझिएगा, लोक सब आता, हर एक माल वाला झोटा का बाल बाल देते हैं, संपापड़ी लेते हैं। तो एक वस्तु दिए, दूसरा वस्तु दिए, वो भी तो छोटा सा वस्तुएं है ना। तो वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। शायद आपके दिमाग में खोपड़िया में बैठ गया होगा, बैठवा कि नहीं? बैठ गया ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली है जिसमें वस्तु का लेन देन, यानी वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहता है। क्या कहता है? विनिमय की वह प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान हो, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली। कोई दिक्कत हुआ क्या? यदि हम किसी व्यक्ति को गाय दे दिए हैं तो उससे हमको घोड़ा मिल गया, इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कह दिए उन्होंने? वस्तु विनिमय प्रणाली। समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत कठिनाई था, अब समझो इसका कठिनाई। पूछेगा वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाली कठिनाई क्या था। अब मान लेते हैं हम एक व्यक्ति हैं, मेरे पास गाय है और हमको चाहिए बकरी। हमको क्या चाहिए? बकरी। तो जिसके पास गाय है वो हमको गाय कैसे देगा? उसको बकरी नहीं चाहिए, अब उसको चाहिए भैंस। और जिसको भैंस चाहिए, जिसको भैंस चाहिए ना, उसके पास क्या है? समझिएगा, मेरे पास क्या था? बकरी। अगला को क्या है? गाय। उसको क्या है? भैंस। अब हमको चाहिए क्या? गाय चाहिए। उसको क्या चाहिए? भैंस। और मेरे पास क्या है? बकरी। अब हम उसको क्या दे देंगे? बकरी। तो बकरी लेकर के क्या करेगा? उसको चाहिए भैंस। तो हम उसको खोजेंगे कहाँ, किसको जरूरी है बकरी का? वो बकरी लिया, भैंस उसको दिया, फिर वो हमको गाय दिया। देखो अब ये बोल रहे होंगे तो समझ से परे लग रहा होगा, इसलिए समझो कितना कठिनाई झेला होगा हमारा पूर्वज एक वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु। अब मान लेते मेरे पास चावल है और हमको आटा का जरूरी है, ठीक है, और अगला आदमी के पास आटा है लेकिन उसको चावल का जरूरी नहीं, दाल का जरूरी। फेरा हो गया ना, होता था फेरा। क्या करोगे? हमारे पूर्वज झेले हैं, तब जाकर के आज हम लोग पैसा देखे हैं, तब जाकर के आज हम लोग फोन पे देखे हैं। तो ये हमारा बाप दादा का संघर्ष है जो हमको यहाँ तक लाया। तो क्या कहता है? कहा जाए कि किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा का, क्या कहता है? बिना मुद्रा का प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें हम लोग जरा सा भी मुद्रा को नहीं देखे थे हमारे पूर्वज, वहां एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। उसी को हम लोग क्या कह दिए बउआ? वस्तु विनिमय प्रणाली। सबसे जोरदार एग्जाम्पल जो इसका है, जिसका आप भी पालन किए होंगे, भुट्टा देना, भुट्टा देकर बर्फ लेना। बोलो गलत बोले क्या हम? बर्फ लेना। भुट्टा देकर बर्फ लेना, भुट्टा दिए बर्फ लिए, झोटा दिए और संपापड़ी लिए, और लोहा के बदले प्याज। आइए 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 हमारा ठेला के पास आइए, लोहा के बदला प्याज लीजिए लीजिए लीजिए। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये हम लोगों का
वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ। इसमें ढेर सारा कठिनाई था, समझ गए, समय पे कुछ मिलता नहीं था। अब हम लोग इकोनॉमिक्स के अगला क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, खास करके आपके एग्जाम के दृष्टि से। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है मौद्रिक प्रणाली क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है बउआ? मौद्रिक प्रणाली क्या है कहता है। हाँ, मौद्रिक प्रणाली को पहले हम अपने भाषा में आपको समझा देंगे ना तो अच्छा रहेगा। देखिए, हम लोग इससे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़े, तो वस्तु विनिमय में क्या था? एक वस्तु दिए, दूसरा वस्तु दिए, तो उसको कौन सा प्रणाली करिए? वस्तु विनिमय। मौद्रिक प्रणाली का मतलब क्या है? यदि हमको कोई वस्तु चाहिए, क्या बोल रहे हैं? यदि हमको कोई वस्तु चाहिए तो उसमें हम लोग वस्तु लेने के लिए उसको मुद्रा देंगे। इसी प्रणाली को कौन सा प्रणाली कह देंगे? मौद्रिक प्रणाली। यानी कि मुद्रा, कोई भी वस्तु के बदले में यदि मुद्रा दिया जा रहा है उसको मौद्रिक प्रणाली कहा जा रहा है। चलिए परिभाषा को देख लेते। कहा है रेणु, कहता है विनिमय की वह प्रणाली जिसमें विनिमय का सारा कार्य राज्य द्वारा स्वीकृत मुद्रा की सहायता से होता हो, उसे मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। जो राज्य, जो हमारा देश पैसा जारी करता है ना, उसी के बदले में जब आपको वस्तु मिल जाता है, इसी व्यवस्था को वस्तु विनिमय मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। यानी कि मुद्रा के बदले में वस्तु का लेन देन, वस्तु का आदान प्रदान क्या कहलाता है? मौद्रिक प्रणाली कहता है। इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी जरूरत की अन्य वस्तुएं प्राप्त करता है। इस प्रणाली से मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है, अतः इस प्रणाली को मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। इतना सजा के लिख देगा ना एग्जामिनर, इतना खुश होगा ना, कॉपी को नुनु दुल्हनिया बना देना, जो कि वहां के जो लोग हैं ना उसको तुरंत पसंद कर ले। एग्जाम में कॉपी को दुल्हनिया बना करके आना है, इतना सजाना है, इतना सजाना है जो कि उसको पसंद आ जाए, है ना। तो समझ गए मौद्रिक प्रणाली क्या है? मौद्रिक प्रणाली का मतलब होता है कोई भी वस्तु यदि आप खरीद रहे हो उसके बदले में आप मुद्रा दे रहे हो और वह मुद्रा मतलब राष्ट्र या राज्य के द्वारा स्वीकृत हो, यानी कि जारी किया हो, तब जा करके। तो जाली नोट दिए, ले लिए, खेला खत्म। तो समझ गए होंगे मुद्रा के बदले में वस्तु का लेन देन मौद्रिक प्रणाली कहलाता। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स के अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वह क्वेश्चन आपको पीछे बोर्ड पर दिख रहा होगा। उस क्वेश्चन का नाम है एटीएम क्या है। क्लास 10 का काफी खूबसूरत क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एटीएम का पहले आप लोग फुल फॉर्म जान जाइए। इसको हम लोग कहते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक ना, ऑटोमेटिक। चलिए, जो आपको समझ में आ रहा है वही शब्द सही है। अब समझिएगा क्या बात है। आप इस मशीन को हर चौक चौराहे पर लगा देखते होंगे। कभी सोचे इस मशीन को लगाने में हमारे पूर्वज का संघर्ष होगा? आज जाते पटाख काट घुसाते, पटाख निकालते, सटाक घर आ जाते। नहीं बउआ, हमारा पूर्वज इसके पीछे संघर्ष किए होंगे। संघर्ष किए होंगे कि नहीं किए होंगे? आज आप जिसको आसानी से देख लेते हो ना, पहले उसमें बहुत मेहनत किया गया होगा, है ना। चलिए, एटीएम क्या करता है? एटीएम एक प्लास्टिक मुद्रा का रूप होता है, वो कार्ड होता है प्लास्टिक का, समझे। उसको आप मशीन में जैसे में घुसाइएगा, हाँ, फट से उधर से कहेगा आपके अकाउंट में पैसा नहीं। अच्छा महाराज पैसा था, अच्छा फिर से घुसाइए, आपके अकाउंट में 2000 टका है, अच्छा आ गया किसान वाला पैसा हमारा, चलिए निकाल दीजिए। तो एटीएम क्या है? ये 24 घंटा ग्राहक को अपना सुविधा प्रदान करता है। पहले तो सिर्फ जमा मतलब निकासी होता था, अब जमा भी होता है। यह मशीन क्या बोलेंगे इसका? यह एक स्वचालित टेलर मशीन है जो ग्राहकों को 24 घंटा रुपया निकालने तथा रुपया जमा करने में सहायता प्रदान करती है। भारत के कुछ इंपोर्टेंट एटीएम है, जैसे बीओबी का एटीएम, एसबीआई का, बीओआई का, हाँ मतलब बहुत सारा है। एसबीआई हो गया, बीओआई हो गया, सब बैंक अपना अपना एटीएम बना करके रखता है। इंडियन ओवरसीज का हो गया, ग्रामीण बैंक का हो गया, सब बैंक अपना एटीएम बना करके रखता है, जो कि हम लोगों को 24 घंटा रुपया निकालने तथा रुपया जमा करने में सहायता प्रदान करता है। ये कितना लोग का रोजगार खा गया, कौन? एटीएम। देखिए क्या कहता है। एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। एटीएम प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। यह मशीन 24 घंटा रुपया निकालने तथा जमा करने का सेवा प्रदान करता है। भारत में सभी व्यावसायिक बैंक जैसे स्टेट बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक आदि द्वारा यह सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। यह सुविधा हर लोग अपने ग्राहकों को, हर बैंक अपने ग्राहकों को प्रदान करने का प्रयास करता है। शायद आपको यह भी क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, इसलिए आप इसको
देख करके एकदम कंठस्थ कर जाइएगा, समझ लीजिए ना, एक बार कहीं पे अपना वीडियो चला दिए, आराम से बैठ करके सुन रहे हैं, क्योंकि सुना हुआ चीज लोग कभी नहीं भूलता। जैसे गाली, गाली सीखने के लिए कौन यूनिवर्सिटी गए थे? कत्ते गाली आता है, जिसको पकड़िएगा उसी को गरिया। कोई यूनिवर्सिटी गए थे? नहीं गए थे ना। पढ़ाई कितना खास चीज है आपके जीवन के लिए, लेकिन लोग आपको कितनों कहता है तब भी आपके दिमाग में नहीं जाता है। यही पढ़ाई कोई भी इसको अभद्र तरीके से दिया जाए तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दिमाग निगेटिव ज्यादा सोचता है, पॉजिटिव सोचबे नहीं करता है। कहता है बचत क्या है, इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझाने के लिए हम आपको जा रहे हैं। बचत क्या होता है पता है बुआ? आपका परिवार, समझिएगा, आपके परिवार में मम्मी पापा सब, तो पापा का इनकम आपका 10,000 रुपया, और आपके घर का मंथली खर्च 8,000 रुपया या 5,000 रुपया है ना। 5,000 के बाद 5,000 जो बचा उसको बैंक में रख दिया, उसी पैसा को हम लोग बचत। बात समझे कि नहीं समझे? अब समझिएगा, जो बचत हुआ पैसा रहता है ना, जैसे आपका, आप दो बहन है या एक भाई है, दो भाई है एक बहन, तो बैंक में जो पैसा चल गया ना, वो पैसा हो गया आपके सिस्टर के लिए। और जो बाहरी पैसा है ना बउआ, वो हो गया आपके लिए, वो पैसा आप पे खर्चा हो। अब बैंक वाला पैसा बिहा के लिए लोग रख देते हैं। यदि वही बिहा का पैसा अपने बेटी पे खर्च करके परिवार उसको जॉब दिला दे, तो कल दहेज पुराने का क्या जरूरी है, क्या आवश्यकता है? कुछ जरूरी पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा समाज तो बचत समझे, हमारा परिवार खर्च करने के बाद जो बचा लेता है ना, उसी को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। अब समझते हैं परिभाषा देकर, कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता हो उसे बचत कहते हैं। जैसे आप बड़ा बड़ा चीज, जैसे कोई आदमी बचा करके घर बनाया, तो बचत का घर है। इसका घर है नूनू, बचत। कोई आदमी 4 व्हीलर बचा बचा के लिया, तो कौन सी है? हाँ, कहता स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि आय तथा उपभोग, आय मतलब जितना कमाए, उपभोग मतलब जितना खर्च किए, आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। क्रॉथर ने बचत की परिभाषा कहा है कि किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहाँ उपयोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जा सकती है। जो बैंक में पैसा रहता है ना, उसको लोग दाल चावल नमक के लिए नहीं निकाल सकता है, यह बात क्रॉथर ने कहा। क्या कहा था? जो उपभोग का वस्तु है ना, वो उपभोग के वस्तु पे बचत किया हुआ पैसा नहीं खर्च होगा। जो आदमी का बैंक में पैसा है, वो बैंक का पैसा, वो आदमी का पैसा नहीं। यही सोच क्रॉथर ने इस बात को कहा था। तो बचत बराबर क्या हो गया दोनों? आय माइनस उपभोग, आय